स्टूडेंट्स फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी प्रोग्राम के तहत मैं हरीश कुमार पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, आदित्य प्रकाश जालान, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज रांची से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह YouTube की कक्षा बीएड सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के कोर्स 8 नॉलेज एंड करिकुलम पेपर के अंतर्गत करिकुलम विषय पर आप लोगों के शिक्षण अधिगम जिज्ञासा को बनाए रखेगी और आप अपने समय का सदुपयोग कर सकेंगे। शिक्षा एक समन्वित प्रयास है। इस दृष्टिकोण से इसमें निम्नलिखित कारक समाहित हो सकते हैं। पूर्व काल में शिक्षा के ऊपर बहुत वैज्ञानिक अध्ययन हुआ था, लेकिन जैसे जैसे समय और विज्ञान, नवाचार विकसित हुए, शिक्षा की परिधि काफी व्यापक हुई और उस व्यापक परिधि को किस प्रकार सम्मिलित रूप दिया जाए, इस विषय पर शिक्षा शास्त्रियों ने चिंतन करते हुए पाठ्यक्रम में कौन कौन से विषय समाहित किए जाएं या यूं कहें कि पाठ्यक्रम को कैसे निर्मित किया जाए। पाठ्यक्रम को इस प्रकार से निर्मित किया जाए कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके, विद्यार्थियों का चतुर्दिक विकास हो सके। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने इसके कई एस्पेक्ट पर विचार किए। उन एस्पेक्ट में मैं एक एक करके मैं नाम बताता जाऊंगा और आप लोग इसको नोट करते जाएंगे और इसको समझने का हम लोग ये प्रयास करेंगे कि पाठ्यक्रम निर्माण करते समय किन किन एस्पेक्ट पर हमें ज़्यादा विचार करना चाहिए, किन किन एस्पेक्ट पर हमें ज़्यादा बल देना चाहिए। तो पहला है, क्या है पक्ष, व्हाट एस्पेक्ट। दूसरा है, क्यों है पक्ष, व्हाई एस्पेक्ट। और तीसरा है, कैसे है पक्ष, हाउ एस्पेक्ट। और चौथा है, कितना होना चाहिए पक्ष, हाउ मच एस्पेक्ट। अब 4 ये बात हो गई। इन सब बातों के बाद 4 इसके और पक्ष होते हैं। उन पक्षों पर भी हम लोग विचार करेंगे। 4 बातें इसमें आई, व्हाट, व्हाई, हाउ और हाउ मच। उस हिसाब से अगर इसके 4 और एस्पेक्ट बनते हैं, उसको भी हम लोग क्रमबद्ध समझने का प्रयास करेंगे। पाठ्यक्रम, करिकुलम। दूसरा पॉइंट हो गया ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। तीसरा हो गया अधिगम क्रियाएं, लर्निंग एक्टिविटीज। और लास्ट में है मूल्यांकन। ये निरंतर चलती एक साइकिल है, ये निरंतर चलती रहती है। जब भी कोई पाठ्यक्रम बनता है तो उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है और उस पाठ्यक्रम में यह बातें समाहित रहती हैं कि हमें इस पाठ्यक्रम में जो कंटेंट हैं, जो हमारा सिलेबस है और सिलेबस में जो कंटेंट हैं, वह विद्यार्थियों तक कैसे पहुंचाया जाए, शिक्षण को लर्निंग प्रोसेस में कैसे उतारा जाए। इसके लिए पाठ्यक्रम
यह निरंतर बनता रहता है। प्रत्येक कक्षा के लिए पाठ्यक्रम होता है और प्रत्येक वर्ष पाठ्यक्रम में मूल्यांकन के आधार पर जो वार्षिक मूल्यांकन होता है, उस मूल्यांकन के आधार पर पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन किया जाता है। क्योंकि शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है और विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास शिक्षा का उद्देश्य है, तो शिक्षक इस बात का प्रयास करता है कि उन कमियों को पता लगाया जाए या ऐसी कौन कौन सी कमियां रह गईं जो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में या उसके जितने भी ज्ञानात्मक पक्ष हैं, उसके भावात्मक पक्ष हैं और उसके मनोक्रियात्मक पक्ष है, उसमें उन सबके क्रमबद्ध विकास में कहां कहां कमियां रह गई, उन कमियों को चिन्हित करके और उन कमियों को और ज्यादा किस शिक्षण विधियों से उसमें सुधार किया जा सकता है, इसका हम लोग आइडेंटिफाई करके और अगले वर्ष का जब करिकुलम तैयार होता है तो उसमें उस बिंदु को परिवर्तित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार पाठ्यक्रम प्रतिवर्ष रिवाइज होता रहता है और पाठ्यक्रम के उद्देश्य बदलते रहते हैं। जो भी लर्निंग क्रियाएं हैं, लर्निंग एक्टिविटीज हैं, वो बदलती रहती हैं और इन सब का पता हमें लगता है मूल्यांकन के द्वारा। मूल्यांकन के भी कई प्रकार होते हैं, एक रूपदेय है, एक योगदेय है। इन सब माध्यमों से जो हम सत्रांत परीक्षाओं की समाप्ति के बाद और विद्यार्थियों के एनेक्डोटल रिकॉर्ड और पोर्टफोलियो के आधार पर हम लोग ये तय करते हैं कि विद्यार्थियों का विकास कहाँ तक सफल हुआ है और कितने ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। पाठ्यक्रम को, जैसा कि मैं पिछली बार बताया था आप लोगों की, जब हम लोग ऑफलाइन क्लास में जब हम लोग क्लास किए हैं तो मैं बताया था कि पाठ्यक्रम को अंग्रेजी भाषा में करिकुलम कहते हैं और करिकुलम लैटिन भाषा के क्यूरेर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है रेस कोर्स, और इसको हिंदी में बोलते हैं दौड़ का मैदान। अर्थात एक शिक्षक, एक शिक्षार्थी एक निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उनके पास होता है एक करिकुलम, और उस करिकुलम में शिक्षक और शिक्षार्थी वर्ष भर अब अधिगम की क्रियाएं करते हैं। उसी को जिस प्रकार से घुड़दौड़ में घोड़ा एक निश्चित परिधि में ही दौड़ लगाता रहता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षक और शिक्षार्थी मिलकर वर्ष पर्यंत एक निश्चित सिलेबस में, एक निश्चित करिकुलम में, एक निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वर्ष भर कुछ क्रियाकलाप करते हैं। उसी को हम लोग पाठ्यक्रम के रूप में जानते हैं। ये एटिमोलॉजिकल मीनिंग के रूप में हम लोग इसको समझ सकते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम को और बेहतर ढंग से समझाने के लिए कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस पे काफी विचार किया और अपनी कुछ परिभाषाएं इसमें रखी। एक बहुत विद्वान शिक्षा शास्त्री और मनोवैज्ञानिक हो गए हेनरी जे ओटो। उन्होंने पाठ्यक्रम को बहुत ही व्यापक रूप में परिभाषित किया है। वह परिभाषा मैं रखता हूं, आप लोग इसको नोट कर लेंगे।
और इसको याद करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि विषय वस्तु आपकी स्मृति में आ जाए। क्योंकि हम लोग का भी एक निश्चित उद्देश्य होता है। हम लोग यह सिर्फ एक सहायक सामग्री है, ऑडियो विजुअल टीचिंग मटेरियल लर्निंग एड है, और आप लोग इसके माध्यम से आप लोग एक सहारा मिलेगा और आप लोग भी अपनी वार्षिक परीक्षाएं देकर अगली कक्षाओं के लिए प्रोन्नत होंगे। इसलिए विषय वस्तु को याद भी करना जरूरी है। हेनरी जे ऑटो कह रहे हैं, पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके द्वारा हम बच्चों को शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के योग्य बनाने की आशा करते हैं। बहुत अच्छी परिभाषा इन्होंने दी है कि पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके द्वारा हम बच्चों को शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के योग्य बनाने की आशा करते हैं। अब देखिए, इस परिभाषा में आप लोगों को कितनी अच्छी सहायता मिलेगी लिखने में कि यहाँ पर कि शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। क्योंकि ये कह रहे हैं कि शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक आशा बनेगी ये। तो शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? ऐसे तो शिक्षा के उद्देश्य देश और काल और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं, फिर भी विभिन्न शिक्षा समितियों ने, विभिन्न शिक्षा कमीशंस ने अपनी अपनी इस पे रिपोर्ट दी है। तो शिक्षा का जो अगर कुछ विशिष्ट उद्देश्यों को हम लोग अगर देखें तो उसमें होता है कि बालक का शारीरिक विकास, बालक का मानसिक विकास, बालक का बौद्धिक विकास, बालक का मनोप्राणिक विकास, बालक का संवेगात्मक विकास, बालक का आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और आध्यात्मिक, इन सभी प्रकार का विकास इसमें सम्मिलित है, जिससे कि वह एक श्रेष्ठ और कुशल जनतंत्रात्मक नागरिक बन सके। अगर आप लोग इसको, इस परिभाषा को अगर हम लोग इंग्लिश में देखें तो हेनरी जे ऑटो महोदय कह रही हैं, द करिकुलम may be considered as the vehicle whereby and through which we hope to enable children to achieve the objectives of education। दूसरी परिभाषा पे यदि हम लोग विचार करें तो रूडवार्ड व हेनरी महोदय हो गए, और इन्होंने शिक्षा पे जो अपनी परिभाषा दी वो इस प्रकार है कि अपने व्यापक अर्थ में पाठ्यक्रम के अंतर्गत संपूर्ण विद्यालय वातावरण आता है, जिससे सभी प्रकार के कोर्स, विषय वस्तु, क्रियाएं, पढ़ना तथा साहचर्य सम्मिलित है, जो छात्रों को विद्यालय में प्राप्त होते हैं। मैं आप लोगों को एक बात बार बार बताया हूं कि पूर्व काल में ये माना जाता था कि शिक्षा कोई वस्तु है जिसको टीचर विद्यार्थी के खाली पात्र में उड़ेल देगा, भर देगा। लेकिन जैसे जैसे मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ और जैसे जैसे नए नए सिद्धांत और नए नए इनोवेशंस और नए नए रिसर्च हुए, तो सभी शिक्षा शास्त्री, सभी मनोवैज्ञानिक और सभी दार्शनिक इस बात पर एक मत हुए कि शिक्षा वह साधन है जिसके माध्यम से विद्यार्थी अपने आंतरिक गुणों का एक रूप देता है, वो एक आकार देता है। कितनी अच्छी परिभाषा रूडवार्ड व हेनरी महोदय कह रहे हैं कि सिर्फ शिक्षक ही विद्यार्थियों को एक कक्ष में नहीं पढ़ाते, वरन विद्यालय का संपूर्ण इन्वायरमेंट विद्यार्थियों के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं और उनके व्यवहार में आमूलचूल परिवर्तन लाते हैं।
आवश्यक परिवर्तन लाते हैं। विद्यालय के भवन, विद्यालय का क्रीड़ा प्रांगण, विद्यालय की पुस्तकालय, वाचनालय, विद्यालय का अनुशासन और वहाँ के जो गार्डन होते हैं, जो वहाँ के बाग बगीचे भी होते हैं, वहाँ से भी विद्यार्थियों को उनके सीखने के लिए उस प्रकार के इन्वायरमेंट, उस प्रकार का एक लर्निंग इन्वायरमेंट उनको प्राप्त होता है। आप लोग शिक्षण टीचिंग जब आप लोग करने गए होंगे तो वहाँ के विद्यालयों में आप लोग इस बात को देखे होंगे कि विद्यालय की संपूर्ण दीवारों पर कहीं पे अल्फाबेट लिखा गया है, कहीं पे गिनती लिखी गई है, कहीं पे चित्र बना बना के विद्यार्थियों को वर्ण अक्षरों का बोध कराया जा रहा है। कहीं कहीं पे जो सामान्य क्रियाएं होती हैं, जो विद्यार्थी रोग के जीवन में प्रतिदिन घटित होती है, या विद्यार्थी उसको देखता है और महसूस करता है, जैसे कि दिन और रात का बनना, तारों का टिमटिमाना, सूर्य पूरब से उगता है लेकिन पश्चिम दिशा में ढलता है। इन सभी क्रियाओं को विद्यालय की दीवारों पे उकेर दिया गया है एक चित्रों के माध्यम से। अर्थात विद्यालय की सिर्फ शिक्षक ही विषय वस्तु को नहीं पढ़ा रहे हैं, वरन विद्यालय का संपूर्ण वातावरण इस प्रकार से क्रिएट करना चाहिए, एक विद्यालय प्रबंध तंत्र के रूप में और एक शिक्षक के रूप में, कि जहां से विद्यार्थी को सभी तरफ से उसको सकारात्मक सीखने की दिशाएं मिल सकें। घरों में भी इस प्रकार की इन्वायरमेंट, इस प्रकार का वातावरण का निर्माण करना चाहिए कि जिस प्रकार से विद्यार्थियों को या बालकों को सहज सीखने के अवसर प्राप्त हो सके। जैसे माता पिता को चाहिए कि बालक के सामने किसी भी प्रकार के नकारात्मक निगेटिव वार्तालाप या नकारात्मक प्रभाव डालने वाले क्रियाएं नहीं करने चाहिए। इससे विद्यार्थी के, इससे बालक के मनोमस्तिष्क पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है और वही उसके संस्कार में उतर जाते हैं। झुग्गी झोपड़ी या मलिन बस्तियों में रहने वाले बालकों में और एक सभ्य सोसाइटी में रहने वाले बालकों में उनके व्यवहारों में काफी अंतर देखने को दृष्टिगोचर होता है। इसका कारण क्या है? विद्यालय का वातावरण कितना ही प्रभावी क्यों न हो, बालक सर्वाधिक समय घर पे व्यतीत करता है और घर का वातावरण जिस प्रकार से होगा, बालक के मनोमस्तिष्क पे, उसके हृदय पटल पे वो बहुत ज्यादा अंकित होता है। यह आप लोग इस बात का अनुभव किए होंगे, इस पे मैं बहुत ज्यादा इस पे विचार मैं नहीं देना चाहता, क्योंकि रूड या वार्ड और हेनरी महोदय ने इस परिभाषा में उन्होंने इस बात को परिभाषित किया कि विद्यालय का संपूर्ण वातावरण विद्यार्थियों को के अधिगम प्रक्रिया में सहायक सिद्ध होती है या सहायता उत्पन्न करती है। हम लोग जब विश्वविद्यालयों में पढ़ा करते थे तो हम लोगों के जो मित्र थे वो एक बात कहते थे कि विश्वविद्यालयों की जो दीवारें हैं, जो यहाँ की ईंट है, अगर उसके भी दर्शन किए जाएं तो उससे भी कुछ सीखने को मिलता है। लगता है कि जैसे वो हमें प्रेरणा दे रही हैं। जिस प्रकार मंदिर में जाने मात्र से हमें वहां पे सकारात्मक, हमारे अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होने लगती है और हम सकारात्मक होने लगते हैं। इसी प्रकार
जिस विद्यालय में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक मजबूत तंत्र के रूप में है और वहां पे सिर्फ सीखने और सिखाने की बात हो रही है, जहां पे केवल ज्ञान की बात हो रही है, जहां पे विद्या की बात हो रही है, जहां पर विद्यार्थियों के ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों में सुधार और वृद्धि करने की बात हो रही है, तो निश्चित रूप से ऐसे वातावरण में रहने मात्र से विद्यार्थियों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आता है। इसी परिभाषा को एक विद्वान हो गए एनन महोदय ने भी पाठ्यक्रम को बहुत छोटी परिभाषा है, ये याद करने कंठस्थ कर लेंगे आप लोग तो आप लोगों के परीक्षा में ये काफी सहायक सिद्ध होगी कि पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। देखिए कितनी अच्छी अच्छी परिभाषाएं हैं कि हम लोग सिर्फ पाठ्यक्रम को संकीर्ण अर्थों में स्वीकार करते हैं कि जो सिलेबस मिल गया और जो हमारी पाठ्य पुस्तकों में जो निहित जो बातें हैं सिर्फ वही हमें सीखना है और कुछ नहीं सीखना है, जबकि संपूर्ण परिवेश ही पाठ्यक्रम है। विद्यार्थी संपूर्ण परिवेश से कुछ न कुछ अर्जित करता है और उसके अधिगम में और उसके व्यवहार में परिवर्तन होता जाता है, चाहे वो परिवर्तन सकारात्मक हो या परिवर्तन नकारात्मक हो। हमें इस बात का सदैव प्रयास करना चाहिए एक शिक्षक के रूप में कि हम अपने विद्यालय को इस प्रकार से निर्मित करें कि विद्यार्थियों को सभी तरफ से उसको सकारात्मक शिक्षण अधिगम की विषय वस्तु उपलब्ध हो सके और उसके व्यवहार में धनात्मक परिवर्तन आ सके। एनन महोदय की परिभाषा अगर इंग्लिश में हम लोग देखें तो एनन महोदय की परिभाषा, द करिकुलम इज द सम टोटल ऑफ द एक्टिविटीज दैट गो ऑन इन द इन्वायरमेंट। एक बहुत अच्छी परिभाषा है जो कि आप लोग जानते हैं और आप लोगों ने मुझे इसको याद भी करवाया गया है, कनिंघम महोदय की। ये परिभाषा काफी व्यापक है और परीक्षाओं में बहुत ज्यादा ये उपयोगी है और जो शिक्षक वर्ग है वो इसको काफी पसंद भी करता है इस परिभाषा को। यह परिभाषा कंठस्थ करने योग्य परिभाषा है कि पाठ्यक्रम कलाकार कौन है? शिक्षक है, के हाव भाव में एक यंत्र है जिससे वह अपनी सामग्री कौन है? विद्यार्थी को अपने आदर्श क्या है? जो शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं या जो शिक्षा के लक्ष्य होते हैं वह आदर्श होते हैं, को अपने आदर्श के अनुसार अपने कलागृह में मोड़ना है। कलागृह मतलब विद्यालय। इस परिभाषा को मैं कंप्लीट बोलता हूं, आप लोग इसको नोट कर लेंगे कि पाठ्यक्रम कलाकार कोष्ठ में लिखेंगे शिक्षक के हाथ में एक यंत्र है जिससे वह अपनी सामग्री विद्यार्थी को अपने आदर्श लक्ष्य के अनुसार अपने कलागृह विद्यालय में ढालता है, मोड़ता है। अर्थात सच कहा गया है, कई फिलोसोफर कहे हैं कि तुम मुझे ये यूजीसी नेट की परीक्षाओं में ये क्वेश्चन हर साल ये आता है कि तुम मुझे एक बालक दो और जो तुम कहोगे मैं वो उसको बना के दूंगा। ये बहुत अच्छी किसी की परिभाषा भी है। उन्होंने इसका मतलब कि विद्यार्थी को निर्मित होने में, उसके अंदर उसके सर्वांगीण विकास में, उसके ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक विकास में वातावरण बहुत ही प्रभावशाली तंत्र के रूप में है। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, किसी भी कार्य को करने का एक प्रोसीजर होता है, उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं।
उन सिद्धांतों पर यदि ध्यान में रखते हुए हम किसी कार्य को संपादित करते हैं तो उसका उद्देश्य निश्चित रूप से सकारात्मक होगा और विद्यार्थी के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वो सहायक सिद्ध होगी। तो पाठ्यक्रम निर्माण के कुछ सिद्धांत हैं। वह सिद्धांत है, आप लोग इसको जानते हैं कि उपयोगिता का सिद्धांत। कोई भी चीज या कोई भी विषय वस्तु या कोई भी समय तभी उपयोगी हो सकता है या तभी वह बहुमूल्य हो सकता है जब उसकी उपयोगिता हो। जिस विषय की, जिस वस्तु की उपयोगिता समाप्त हो जाती है वह वस्तु भी समाप्त हो जाता है, वह विषय भी समाप्त हो जाता है। इसलिए पाठ्यक्रम बनाते समय पॉलिसी मेकर्स को और एक शिक्षक को इस बात पर विशेष बल देना चाहिए कि पाठ्यक्रम के निर्माण में जो भी विषय वस्तु, जो भी कंटेंट डाली जा रही है वह क्या हो, उपयोगी हो, वह समय के साथ जीवंत हो और विद्यार्थी को भविष्य के लिए तैयार करे, साथ ही वो भविष्य के लिए उपयोगी हो। तभी जाकर वह अपनी सार्थक स्थिति को प्राप्त कर सकती है। पाठ्यक्रम निर्माण का यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उनमें जिन विषयों को स्थान दिया जाए वे बालक के भावी जीवन के लिए उपयोगी होनी चाहिए। इन संबंध में नन महोदय ने लिखा है कि साधारण मनुष्य सामान्यतः यह चाहता है कि उसके बच्चे ज्ञान के प्रदर्शन के लिए कुछ व्यर्थ की बातें सीखें, परंतु समग्र रूप में वह चाहता है कि उनको वो बातें ही सिखाई जाएं जो भावी जीवन में उसके लिए उपयोगी हों। दूसरा है सामुदायिक जीवन से संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिलेशनशिप विद कम्युनिटी लाइफ। बालक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज अपने उद्देश्यों को, अपनी आवश्यकताओं को, अपनी जरूरतों को प्राप्त करने के लिए और भविष्य के ध्यान में रखते हुए विद्यालयों का निर्माण करता है। तो वो विद्यालयों से कुछ अपेक्षा भी करता है कि शिक्षा इस प्रकार की हो जो कम्युनिटी, जो जीवन यापन में, जीवन व्यवहार से जुड़ी हुई हो। विगत शताब्दियों में हमने शिक्षा में काफी उत्तरोत्तर वृद्धि की और आने वाले दिनों में आप लोग स्कूलों में गए होंगे तो वहां देखे होंगे कि बालक के जीवन से एक चीज छूटता चला गया, उसके ज्ञानात्मक विकास में। बालक जीवन कौशल के जो पहलू होते हैं वह सब छूटता चला गया। इसीलिए माध्यमिक कक्षाओं में एक नवीन विषय जोड़ा गया जिसको जीवन कौशल के नाम से हम लोग जानते हैं। पाठ्यक्रम का सामुदायिक जीवन से स्पष्ट संबंध होना चाहिए। पाठ्यक्रम को इस जीवन की महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या करनी चाहिए और छात्रों को इसकी कुछ महत्वपूर्ण क्रियाओं के संपर्क में लाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि पाठ्यक्रम में उत्पादक कार्यों को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए, क्योंकि यह कार्य व्यवस्थित मानदंडों पर आधार है। इसके अतिरिक्त
पाठ्यक्रम स्थानीय आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। अगला है जीवन संबंधी सब क्रियाओं के समावेशन का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूजन ऑफ ऑल लाइफ एक्टिविटीज। पाठ्यक्रम का निर्माण इस रूप में करना चाहिए कि पाठ्यक्रम हमारे जीवन से संबंधित हो। पाठ्यक्रम में उन क्रियाओं को विशेष स्थान दिए जाएं जिससे बालक के स्वास्थ्य, बालक के विचार, बालक में ज्ञान, कुशलता, मूल्यांकन, अभिव्यक्ति, चरित्र और सामाजिक तथा आर्थिक संबंधों को उन्नत बनाए। चूंकि हम लोकतंत्र के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, इसलिए पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि जिससे कि बालक प्रारंभ से ही लोकतंत्रीय जीवन के ढंग को धीरे धीरे ग्रहण करते चले जाएं। अतः यह आवश्यक है कि पाठ्यक्रम में ऐसी क्रियाओं को स्थान दिए जाएं जो लोकतंत्रीय दृष्टिकोण और धारणाओं को उन्नत बनाए। अतः पाठ्यक्रम लोकतांत्रिक अनुकूलन में सहायक हो।